हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बायो का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है। फिर उसके बाद टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव स्टडीड इन प्लांट एंड एनिमल। देन तो इस तरह से एक क्रम से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लिविंग बीइंग की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है ना। तो सेल से स्टार्ट किया, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, एक पूरा बॉडी। तो जब पूरा बॉडी बन जाएगा तो अलग अलग रंग रूप के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो उनमें वैरायटी होती है। तो ये वैरायटी जब बहुत सारी क्रिएट हो जाती है तो उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये अगले क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड स्टेप है कि जब ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप हो गया है तो एक दूसरे से उनमें क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंसेस हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। और किस तरह से हम लोग उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के बावजूद हम लोग किस तरह से उनको स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और जैसा कि CBSE ने इस साल आपके बहुत सारे चैप्टर्स में से टॉपिक हटा दिए हैं, तो इस चैप्टर में भी अधिकतर टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ द लाइफ फॉर्म्स? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये राइटर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि मल्टीट्यूड मतलब बहुत विभिन्नता, यानी एक से ज़्यादा, यानी बहुत प्रकार जिसका कोई सीमा ना हो। तो मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म दैट सराउंड अस, क्या आप हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हम लोग कितने प्रकार की चीज़ों से घिरे हुए हैं? क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? कभी हम लोग शायद सोचने का हम लोग को मौका नहीं मिलता होगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के मल्टीट्यूड का मतलब बात हो रहा है कि हमारे आसपास कितने विभिन्न तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यहाँ नॉन लिविंग चीज़ों की बात नहीं हो रही कि दीवार, सड़क, रोड या कुछ भी ऐसा नॉन लिविंग चीज़ों की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग बहुत सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं, है ना। एक छोटे से माइक्रोब से लेकर के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से लेकर बड़े बड़े एनिमल्स तक से हम लोग घिरे हुए हैं, जो विभिन्न तरह के हैं, या बड़े विभिन्न प्रकार के प्लांट से हम लोग सराउंडेड हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, और हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे से डिफरेंट है। या तो ज़्यादा एक छोटे लेवल पे डिफरेंस उसमें है, या बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंस है ना। लेसर एक्सटेंट और ग्रेटर एक्सटेंट का यही मतलब है कि कुछ चीज़ों में जो डिफरेंसेस है बहुत कम है, और कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग ईजिली ऑब्जर्व करके, देख करके बता सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं डिफरेंसेस के लिए, कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अपने आप को कंपेयर करिए अपने फ्रेंड से। तो क्या अगर आप कंपैरिजन शुरू करेंगे एक दूसरे की हाइट से, है ना, कि हाइट सेम है या नहीं है, या फिर दोनों का नोज एक जैसा है कि नहीं, नाक जो नोज का शेप होता है वो एक जैसा है या डिफरेंट है, या फिर हैंड स्पैन जो हाथ की लंबाई होती है जिससे मेजर किया जाता है कुछ मेजरमेंट, हैंड स्पैन, क्या वो सेम है या नहीं, या अदर फीचर्स। तो इस तरह से आप पाएंगे कि सारी चीज़ें सिमिलर नहीं है। कुछ चीज़ें कोइंसिडेंटली, मतलब किसी मतलब कोइंसिडेंस ही होगा कि ये मिल जाएंगी, सेम हो जाएंगी, अदरवाइज डिफरेंसेस तो रहती हैं। तो जब आपके और आपके फ्रेंड में डिफरेंसेस है, तो इतने सारे हम लोग हज़ारों लाखों तरह के जीव जंतुओं से, लाइफ फॉर्म से घिरे हुए हैं, तो उनमें तो डिफरेंसेस डेफिनेटली है ही, है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाउएवर इफ़ वी वर टू कंपेयर आवरसेल्फ एंड आवर फ्रेंड्स विथ अ मंकी, अगर हम लोग अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को मंकी से कंपेयर करें, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा मैं मतलब आप और आपके फ्रेंड में जो सिमिलरिटी है, कॉमननेस है, वो काफ़ी, मतलब उसमें चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। और अपने आप को अगर हम लोग बंदर से कंपेयर करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, है ना। बट सपोज वी वर टू ऐड काऊ, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम लोग बंदर से कंपेयर करें अपने आप को और साथ में काऊ से, तो फिर हम लोग क्या पाएंगे कि बंदर से कंपैरिजन में हमको काफ़ी सारी सिमिलरिटी मिल रही है, जबकि काऊ से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं,
है ना, क्योंकि बंदर जो है बाइपीडल है। बाइपीडल का मतलब वो 2 पैरों पे चलने वाला है और सहारे के लिए वो आगे के 2 हाथ जो है उसको भी यूज करता है, कभी चलने के लिए या पेड़ के ब्रांचेस को ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ने के लिए। जबकि काऊ जो है क्वाड्रूपेड है, यानी 4 पैरों पे चलने वाली है। तो काऊ और मंकी से अगर हम खुद का कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग पाएंगे कि काऊ से हमारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। कुछ ही कॉमन चीज़ें हैं, जैसे आँखें या कुछ इस तरह के बोल सकते हैं। बट बंदर से अगर मंकी से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सारी सिमिलरिटी मिलेंगी। तो ये इस तरह से हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे 2 अलग अलग चीज़ों का या 2 से ज़्यादा चीज़ों का, तो हमको पता चलेगा कि किसके साथ हमारी सिमिलरिटी है और किस में डिफरेंसेस हैं, किस में ज़्यादा सिमिलरिटी है, किस में बहुत कम सिमिलरिटीज़ हैं, है ना। तो वही यहाँ पर भी एक और एक्टिविटी दिया है छोटा सा, कि आपने सुना होगा कि कई प्रकार की गायें होती हैं, देसी काऊ और जर्सी काऊ होते हैं, है ना। तो देसी काऊ और जर्सी काऊ ये वैरायटी हैं। अब क्या सारी देसी काऊ एक जैसी रहती हैं या सारी जर्सी काऊ एक जैसी दिखती हैं? तो ये आप अगर देखेंगे ऑन फील्ड तो ऐसा नहीं होगा। जो देसी काऊ हैं उनकी भी बहुत सारी बॉडी फॉर्म में चेंजेस होते हैं। सारे एक जैसे बॉडी के कलर के या एक जैसे उनका शेप नहीं होता है ना। और ऐसा ही केस होता है जर्सी काऊ में। तो कुछ कॉमननेस होता है और कुछ पॉइंट डिफरेंट होते हैं, कुछ फीचर्स उनके डिफरेंट होते हैं, है ना। विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ए जर्सी काऊ इन अ क्राउड ऑफ देसी काऊ दैट डोंट लुक लाइक ईच अदर। तो एक बहुत सारा जानवरों का, बहुत सारे गायों का भीड़ है मान लीजिए, और उसमें एक जर्सी काऊ है और ढेर सारी देसी काऊ है। तो क्या आप उसको पहचान लेंगे? अगर उसके फीचर्स आप पढ़े होंगे, मतलब स्टडी किए रहेंगे, तो आप शायद अंदाजे से बता सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप डेफिनेटली उसको मतलब बता लें। हज़ारों गाय हैं, देसी गाय, और उसमें एक जर्सी गाय है, तो उसको आप पहचान तभी पाएंगे जब उसके बारे में अच्छे से स्टडी किए रहेंगे। और उसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देसी काऊ भी कुछ का बॉडी फॉर्म जर्सी काऊ जैसा भी होता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंसेस जो हैं हमको कंफ्यूज कर सकती है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है हमारे आसपास। तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन? तो हम लोग किस आधार पे इनको आइडेंटिफाई करें, है ना। जो अलग एक जैसे काऊ हैं, काऊ की वैरायटी हैं, या कोई और एनिमल है, तो हमारा क्या आधार होगा, किस आधार पे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करें, पहचानें। इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड विच कैरेक्टर वर मोर इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर कैटेगरी। तो इस एक्टिविटी से हमको ये एक आइडिया मिल रहा है कि हम लोग को कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे फीचर्स उस एनिमल के देखने पड़ेंगे जिसके बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज कर सकें, पहचान सकें। हैंस वी वर ऑल्सो डिसाइडिंग विच कैरेक्टर कुड बी इग्नोर्ड। और साथ ही साथ हम लोग को कुछ ऐसे भी कैरेक्टर मिलेंगे जिनको हम लोग को इग्नोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक लिविंग फॉर्म में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो दूसरे से बहुत सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, है ना। तो हमको एक मेजर कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे 2 अलग अलग एनिमल्स को या प्लांट्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकें या आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। और बाकी जो माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये किया जा सकता है। नाउ थिंक ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर ऑन अर्थ। तो आप सोचिए अगर कि कितने प्रकार के लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ पर हैं, है ना। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं, सोचें, तो एक तरफ है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोमीटर में होता है। माइक्रोमीटर यानी मीटर का लगभग 1 लाख या 10 लाख गुना छोटा या उससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स हैं, ब्लू व्हेल हो गया, आप जानते होंगे कि ब्लू व्हेल बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी एनिमल है ना इस अर्थ पे। एलिफेंट के बाद, मतलब एलिफेंट तो लैंड पर है, और ओवरऑल सबसे बड़ा एनिमल जो है, जो सभी तरह के हैबिटेट में कंपेयर किया जाए, तो ब्लू व्हेल है। फिर ऐसे ही ट्रीज़ में सबसे बड़ा ट्री कौन है? रेडवुड ट्री, जो कैलिफोर्निया में, यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया, तो वहाँ पर है, जो दुनिया का सबसे पुराना ट्री है और सबसे बड़ा ट्री है। और ऐसा अंदाज़ा माना जाता है कि एक ये ट्री जो है, एक जो फील्ड होता है, एक स्टेडियम होता है खेल का, उसको पूरा छाया दे सकता है, इतना बड़ा वो है ट्री। और इस रेडवुड ट्री के बारे में शिखा ने या साक्षी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका नाम रेडवुड ट्री क्यों है। इसका नाम रेडवुड ट्री इसलिए है क्योंकि इसके
जो इसका वुड जो होता है, इसकी लकड़ी होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है ना। इसका ट्रंक रेडिश ब्राउन कलर का होता है इसलिए, या एक चॉकलेटी कलर का होता है, दैट्स वाई इसका नाम रेडवुड ट्री है ना। थोड़ी इसकी लकड़ी जो होती है बाकी पेड़ों की लकड़ी से थोड़ा डिफरेंट होती है, रेडिश ब्राउन या चॉकलेटी ब्राउन की कलर की होती है, दैट्स वाई इसका नाम रेडवुड ट्री है ना। इसका साइंटिफिक नेम है सिकोया जैगेंटिया। तो साइंटिफिक नेम क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑफ अप्रॉक्सीमेट साइज 30 मीटर, ये लगभग 30 मीटर ऊंचा है, और 100 मीटर मतलब ये रिस्पेक्टिवली बताया, यानी ब्लू व्हेल लगभग 30 मीटर लंबी होती है। 30 मीटर लंबी यानी लगभग 90 फीट या अराउंड 100 फीट लंबी। तो कितनी लंबी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी तरह ये कैलिफोर्निया का जो रेडवुड ट्री है वो 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा और काफ़ी चौड़ा होता है। तो 100 मीटर यानी इसका 3 गुना करेंगे, लगभग 325 या 350 फीट ऊंचा ये रहता है। तो आप इस तरह से वैरायटी देख सकते हैं कि कुछ लिविंग फॉर्म बहुत ही छोटे हैं जैसे बैक्टीरिया, और कुछ लिविंग फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे आसपास के क्षेत्रों में, हमारे अर्थ पर। सम पाइन ट्री लिव फॉर 1000 ईयर्स वाइल इंसेक्ट मॉस्किटो डाई विद इन अ फ्यू डेज। तो आप अगर उनके एज के हिसाब से देखें, उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से कि उनकी आयु सीमा क्या है, तो उसमें पाएंगे कि कुछ जो पाइन ट्रीज होते हैं वो हज़ारों साल जीते हैं, हज़ारों साल तक रहते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट जो हैं वो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, जैसे मॉस्किटो फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही मर जाता है। तो इस तरह से लाइफ स्पैन हो गया या फिर साइज हो गया, ये सारे चीज़ों को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। लाइफ ऑल्सो रेंज फ्रॉम कलरलेस और इवन, अगर हम लोग कलर के बेसिस पर देखें तो कुछ जीव जंतु जो हैं पेड़ पौधे कलरलेस हैं, तो कुछ ट्रांसपेरेंट हैं, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, जैसे कि बर्ड्स होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years ago। तो ये जो आश्चर्य विस्मयकारी या आश्चर्य करने वाली ये सब जो हमारा लाइफ फॉर्म है हमारे चारों तरफ, जो विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं, वो क्या है, लाखों सालों पहले हमारे अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं, यानी विकसित हुए हैं। ये अचानक से नहीं पैदा हुए, लाखों साल पहले से ये होता आ रहा है। However, we don't have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms। और हमारे पास एक छोटा सा, बहुत ही छोटा मात्रा में, छोटे अनुपात में ही समय है कि हम लोग समझ पाए सभी ऑर्गेनिज्म को, और सभी को समझ पाना हमारे लिए असंभव, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है बहुत कम है। कोई एक अगर उस पर रिसर्च किसी ऑर्गेनिज्म पे स्टार्ट करेगा तो कुछ ही 150 या उससे भी कम ऑर्गेनिज्म को पहचान पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, तब तक वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास बहुत ही टीनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, हमारे पास बहुत ही कम समय है जिसका हम लोग यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ पाएँ। सो वी कांट लुक एट देम वन बाय वन, इसलिए हम लोग सभी को एक वन बाय वन देख नहीं सकते, है ना, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं कि क्या उनमें समानता है, और ये ओवरऑल ग्रुप में देख सकते हैं। इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनिज्म को देख पाना इतना संभव नहीं है। विच विल अलाउ अस टू पुट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरी। और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे, या उनमें जो डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे हम लोग उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म एक जैसे इस कोई पार्टिकुलर फीचर है तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, और किसी के कुछ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स एक जैसे हैं तो उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग को ये फ़ायदा मिलेगा, ये सहूलियत मिलेगा कि हम लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ जो लाइफ फॉर्म हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है। Then in order to make relevant group to study the variety of life form, we need to decide which characteristics decide more fundamental differences among organisms। This would create the main broad group of organism। तो अगर हम लोग को जो रेलेवेंट, जो संबंधित ग्रुप हैं उनको अच्छे से स्टडी करना है, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो ग्रुप्स हैं उनको अगर अच्छे से समझना है, तो वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टर डिसाइड मोर। तो हम लोग को कुछ ऐसे पार्टिकुलर उनके फीचर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से, जो उनके प्रॉपर्टी को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँ, है ना। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, और कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनको उन फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी को देखना होगा, और उन्हीं के बेसिस पे इनको समझना पड़ेगा, इनका ग्रुपिंग करना पड़ेगा।
तभी हम लोग इनको अच्छे से समझ पाएंगे। यानी एक ग्रुप में सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो थोड़ा हमारा उनको स्टडी कर पाना आसान रहेगा, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली तो सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी ना कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। दिस विल क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप, और इसी बेसिक फीचर के बेसिस पे जब हम लोग उनको कैटेगराइज करेंगे तो एक बड़ा ग्रुप बनेगा, है ना। विद दिस ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप विल बी डिसाइडेड बाई लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और उसके बाद जब बड़ा ग्रुप बन जाएगा तो बड़े ग्रुप में ऑर्गेनिज्म के बीच में उनमें क्या थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ है या डिसिमिलरिटी, उसके आधार पे हम लोग जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर किए थे स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टरिस्टिक के सामने, जब छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स हैं उनको नेगलेक्ट किए थे, जब मेन ग्रुप बन जाएगा तो फिर हम लोग जो कैरेक्टर्स उनके फीचर्स थे उनको नेगलेक्ट किए थे उनको फिर वरीयता देंगे, उनको समझेंगे और उसके बेसिस पे उनको फर्दर और ग्रुप में सब ग्रुप में उनको कैटेगराइज करेंगे, रखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग करके ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाएंगे। आगे समझते हैं व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या आधार है, किस तरह से हम लोग जीव जंतुओं को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं, उसका क्या आधार है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जैसा कि अटेम्प्ट एट क्लासीफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस। तो यहाँ लिखा है कि ऑर्गेनिज्म को जो भी जिंदा चीज़ें हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, इनको क्लासीफाई करने का जो आइडिया है बहुत सालों पहले से आ रहा है, इममेमोरियल टाइम से। इममेमोरियल मतलब जो याद भी नहीं है ना। यानी एंशियंट टाइम से ऐसा चला आ रहा है, जब से मतलब इंसान समझदार हुआ होगा या समझने लगा होगा, तब से उसने ट्राई करना शुरू कर दिया कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए कि हाँ ये पालतू है, ये जंगली है, तो और बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया के बेसिस पे। इसलिए इममेमोरियल टाइम से जंतुओं को क्लासीफाई करने का सोच चला आ रहा है। तो उसी समय के थे ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इनका नेम पढ़ेंगे तो अरिस्टोटल पढ़ेंगे। तो ये ग्रीक देश के निवासी थे और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बहुत ज़्यादा साइंस के फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे रिसर्च किए। जिस समय बाकी लोग उतना साइंस में उतना विश्वास नहीं करते थे या उतने ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं हुए थे थिंकिंग में, लेकिन इन्होंने अपना ज़्यादा व्यूज़ दिया, अपने रिसर्च किए सिंपल वे में, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। दैट्स वाई इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। जूलॉजी के फील्ड में यानी जंतु विज्ञान, जानवरों के विज्ञान के बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारा स्टडी किया था। तो इन्होंने क्या किया कि एनिमल को, क्योंकि फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है इनको, तो इन्होंने एनिमल्स पे काफ़ी सारा स्टडी किया था। तो उन्होंने एनिमल्स को कैटेगराइज किया किस बेसिस पे कि वो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, पानी में रहते हैं या हवा पे रहते हैं। तो ऑब्जर्व करके इन्होंने देखा कि कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं, तो कुछ पानी में तैरते हैं, तो कुछ हवा में उड़ते रहते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने जानवरों के, एनिमल्स के 3 कैटेगरी बना दिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, one who those live on the land, one who those live in water and those live in the air, है ना। दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने आसान तरीके से लाइफ को देखा, क्योंकि सिंपल आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप सोचेंगे, लेकिन उस समय के लोग इतना जागरूक नहीं थे, तो उनको ये मतलब उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये सिंपल तरीके से भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, है ना। बट मिसलीडिंग टू, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ये मिसलीडिंग है, पूरी तरह से एक अच्छा कैटेगराइजेशन तो नहीं है, लेकिन अपने समय में अरिस्टोटल ने जो किया वो काबिल तारीफ था। क्यों ये मिसलीडिंग है, जैसे कि देखिए एनिमल्स जो रहते हैं सी में, चाहे कोरल्स हो, वेल्स हो, ऑक्टोपस हो, स्टार फिश हो, शार्क हो, इन सब का शेप, साइज और बॉडी का फंक्शनिंग काफ़ी डिफरेंट होता है, एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन एक ही कॉमन पॉइंट है, वी कैन इमीडिएटली सी दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है उनके बॉडी फॉर्म्स में, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में और थोड़ा फंक्शनिंग में। लेकिन कॉमन चीज़ क्या पाया गया, अरिस्टोटल ने जो देखा वो देखा कि सारे का कॉमन हैबिटेट है। एक कॉमन हैबिटेट क्या है, पानी, है ना, वो वाटर में रहते हैं। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। अगर आज के समय में हम बोलें तो ये जो ग्रुपिंग किया था अरिस्टोटल ने या अरस्तु ने, वो
इस तरह से ग्रुपिंग करना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग अच्छे से हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पानी के अंदर कितने प्रकार के एनिमल हैं, या लैंड पे कितने प्रकार के रहते हैं, या हवा में कितने प्रकार के रहते हैं, ये इससे क्लियर नहीं हो रहा है। एक ब्रॉडर में तो सही लग रहा है कि 3 हैबिटेट के हिसाब से 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, लेकिन अगर और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है तो उसमें फिर ये मिसलीडिंग हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा ये रिलायबल कैटेगराइजेशन अरस्तू ने नहीं किया, ऐसा बाद के साइंटिस्टों ने कहा, है ना। और ये सही भी कहा। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टर टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर मेकिंग ब्रॉडेस्ट डिवीजन। इसीलिए हम लोगों को हमेशा ही कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना चाहिए जिससे एक ब्रॉड कैटेगरी बने, एक ब्रॉड डिवीजन, एक बड़ा कैटेगरी बने जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएं, है ना। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट। फिर उसके बाद जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को नेगलेक्ट कर दिए उसको फिर ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद ब्रॉड कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी करेंगे। जैसे कि अभी अरस्तु का हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए कि जंतुओं को लैंड पे रह रहे हैं या पानी पे रह रहे हैं, इसके बेसिस पे कैटेगराइज कर दिए। फिर अब लैंड पे जो रह रहे हैं उनका क्या नेचर है, उनका क्या फीचर, उसके आधार पे उनमें 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी बनाया जा सकता है। इसी तरह पानी में जो रहते हैं उनका भी इसी तरह से कैटेगराइजेशन किया जा सकता है ना। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है वो मेकिंग सब ग्रुप। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है और 1 बाय 1 स्टडी करके उनको ग्रुपिंग करते जाना है, जिससे हम लोग को स्टडी करने में, उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। और ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, इनको वर्गीकृत करने का, अलग अलग वर्गों में बांटने का, कैटेगरी में बांटने का, ये कैसे पॉसिबल है? जब हम लोग 1 बाय 1 उनके नए नए कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, उसके बेसिस उनको ले हर समय पे, तब हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर पाएंगे और ईजिली ये क्लासिफिकेशन होगा। और जितना अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हर समय, उतना ही ज़्यादा कैटेगरी बनता जाएगा और उतना ही ज़्यादा हम लोग को उनको बाद में स्टडी करने में हेल्प मिलेगा। बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग ऐसे समझते तो जा रहे हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, कुछ विशेषताएं, है ना, हिंदी में जिसको बोला जाए। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग किसी डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स मतलब विविध, मतलब विभिन्न प्रकार का ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस हो, एक जैसा कुछ भी ना हो, तो उसको डाइवर्स ग्रुप बोलते हैं, है ना। जैसे एक जानवरों का झुंड है जिसमें बहुत सारे शेर, चीता, भालू सब कुछ हैं, तो वो डाइवर्स ग्रुप हो गया। तो हमको अच्छे से क्लासीफाई करना आना चाहिए, और क्लासीफाई किस बेसिस करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। वी नीड टू फाइंड अ वे इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ टू बी थॉट ऑफ टुगेदर। तो हमको कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक टेक्निक लगाना पड़ेगा कि हम लोग देखें कि क्या सिमिलरिटी उनमें, कि कुछ ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा जा सकता है, क्या उनमें सिमिलर पाया जा रहा है, और क्या उसमें डिसिमिलर पाया जा रहा है जिसके बेसिस पे उनको अलग अलग रखा जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली है। दिस वे इनफैक्ट आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस। तो ये जो है सिमिलरिटी जो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, या डिसिमिलरिटी जैसे, और ये सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी क्या हो सकती है? उनके अपीयरेंस में वो कैसे दिख रहे हैं, उनका हाव भाव, बिहेवियर क्या है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, है ना, और उनका बॉडी का फॉर्म कैसा है, कैसे वो दिख रहे हैं, फंक्शन कैसा है, बॉडी के पार्ट्स या बॉडी उनका कैसा फंक्शन करता है। इन सब के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जंतुओं को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, अपीयरेंस, बिहेवियर, फंक्शन, फॉर्म, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। व्हाट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक इज अ पार्टिकुलर फीचर ऑफ अ पार्टिकुलर फंक्शन और अ पार्टिकुलर फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि किसी जीव जंतु का एक यूनिक फीचर या उसका यूनिक फंक्शन जो थोड़ा उसको अलग करे बाकी जंतुओं से, बाकी पेड़ पौधों से, है ना। दैट मोस्ट ऑफ हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड इज दस अ कैरेक्टरिस्टिक। जैसे इंसानों में सभी के हाथ में 5 फिंगर है ना। अब कोई जानवर के देखने जाए, मछली से कंपेयर करें या किसी और जानवर से, तो 5 फिंगर नहीं रहेंगे, है ना, बंदरों को छोड़कर, क्योंकि मंकी से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो इस तरह से ऐसे कुछ यूनिक फीचर देखने पड़ेंगे दैट, और हम लोग दौड़ सकते हैं बट बनियान ट्री कांट। और अगर और दूसरा कोई एग्जांपल देखें ब्रॉडर कैटेगरी के लिए, तो जैसे कि इंसान है या जानवर है वो दौड़ सकता है, लेकिन कोई भी ट्री या कोई भी प्लांट
दौड़ नहीं सकता, वो इमोबाइल होता है। और एनिमल्स जो होते हैं मोबाइल होते हैं, यानी मूव करते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो इमोबाइल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने भी पढ़ा था कोरल्स। कोरल्स जो होते हैं इमोबाइल होते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं। ये एक जगह स्थिर रहते हैं, पत्थरों की तरह, चट्टानों की तरह। इनको हिंदी में मूंगा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो इस तरह के कैरेक्टर हम लोग ध्यान में अगर रखेंगे तो जंतुओं को कैटेगराइज करना आसान होगा। आगे पढ़ते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर। अब हम लोग को ये सोचना है कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स को, किस फीचर को, ऑर्गेनिज्म के किस फीचर को हम लोग फंडामेंटल माने, यानी सबसे इम्पोर्टेंट माने, और उसको उस बेसिस पे बड़े कैटेगरी में डिवाइड करें, है ना। तो ये भी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि किस, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो किस कैरेक्टर को हम लोग को बेसिक मानना होगा, सबसे बड़ा कैरेक्टर या सबसे बड़ा फीचर मानना होगा, जिसके आधार पर उनको ब्रॉड कैटेगरी में, सबसे बड़े कैटेगरी में रखा जाए। लेट अस कंसीडर हाउ अ स्टोन वॉल इज बिल्ड। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि मान लीजिए एक स्टोन वॉल, चट्टानों की दीवार बनी है, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उससे दीवार बनी है। तो स्टोन यूज विल हैव डिफरेंट शेप, और जो स्टोन यूज होंगे वो बहुत ही डिफरेंट शेप के होंगे, टेढ़े मेढ़े आकार के, और सारे का शेप एक जैसा नहीं होगा, जैसे कि ब्रिक्स में होता है। ब्रिक्स में तो सारे का शेप एक जैसा होता है, लेकिन स्टोन से बनी हुई जो दीवार होती है, जैसे फोर्ट वगैरह में किलों की जो किला होता है राजा महाराजाओं का, तो उसमें जो दीवार होती है स्टोन की बनी होती है, और सारे स्टोन एक आकार के नहीं होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना, अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो देम। तो जो स्टोन ऊपर है, दीवार के ऊपर में, वो ज़्यादा हमको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, और नीचे के स्टोन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। तो सिंपल वे में इसका ये समझाने का मतलब है कि कोई भी दीवार बन रही है, अगर मान लीजिए चट्टान के टुकड़ों से, तो चट्टान के टुकड़े, जो भी दीवार बन रही है उसका जो बेस है, आधार है, वहाँ पे जिस आकार के, जिस प्रकार के ये चट्टान से शुरुआत की जाएगी दीवार बनाने की, वो सबसे मेन कैरेक्टर रहेगा। और उसके बाद वही एक आधार क्रिएट करेगा, एक बेस क्रिएट करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी भी आकार के आप मतलब चट्टान लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, है ना। अगर बेस तैयार हो गया तो बेस के अकॉर्डिंग ही बाकी चट्टानों को ऑटोमेटिकली मिस्त्री या जो भी कारीगर होता है उस पर रखेगा और दीवार बन जाएगी। तो वही क्लासिफिकेशन का भी बोल रहा है कि हमको सबसे पहले मेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो सबसे मुख्य कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको डिसाइड करना है। और जब वो डिसाइड अगर सही से हम लोग कर लिए, तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक उसको फर्दर स्टडी करने के बाद हम लोग ईजिली कर सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म को अच्छे से अलग अलग कैटेगरीज में या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये ईंटों का एक एग्जांपल दिया था, कि जैसे ये चट्टान से बनी दीवार का एक एग्जांपल दिया था, वैसे ही द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर आर मोर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट। तो वही बोल रहा है कि जो दीवार के सबसे निचले स्तर पर, सबसे नींव वाली जगह पर है, जो वहाँ पर वो जो चट्टानें हैं, वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसको ब्रॉडेस्ट कैटेगरी में या डिवीज़न में डिवाइड करेगा, है ना, जो उनको मुख्य कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखेगा। यानी सबसे मेन कैरेक्टर उनका जो है वो दीवार के सबसे निचले स्तर के जो स्टोन है उसके जैसा है, जो एक आधार क्रिएट करता है क्लासिफिकेशन का। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टर इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, जो मुख्य कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म के, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। किस तरह का बॉडी का शेप है, साइज है, कैसा फंक्शन ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मुख्य कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। और मुख्य कैरेक्टर किसी का बॉडी का शेप कैसा है ऑर्गेनिज्म का, या वो ऑर्गेनिज्म कैसा फंक्शन कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को, ये सब तो सेकेंडरी या टर्सरी कैरेक्टर आ जाएंगे, तो मुख्य कैरेक्टर को ध्यान देना ज़रूरी है। अगर वो हमारा सही से हम लोगों ने ऑब्जर्व करके डिसाइड कर लिया, तो फर्दर स्टडी से हम लोग फॉर्म, फंक्शन और अदर फीचर के बेसिस पे उनको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। उनके अंतर्गत जो और ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको सही से कर पाएंगे कैटेगराइज।
बट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हो गया। द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। और हम लोग ये भी जान रहे जैसे ईंटे की दीवार है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे लगी रहती है, चट्टान की दीवार जैसे अभी बताई जा रही है। तो कोई भी दीवार बनती जो है उसके लिए आधार क्या बनता है, उसके पहले का लेयर। तो नीचे सबसे पहला लेयर बना, उसके ऊपर दूसरा लेयर। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन में भी क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक बड़ा कैटेगरी बनाए, फिर उसके बाद फर्दर स्टडी किए, उसके बाद दूसरा मतलब दूसरा एक लेयर बन गया दीवार, ईंटों की दीवार का, यानी दूसरा एक सब कैटेगरी बन गया ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो पिछला जो कैटेगरी है वो एक तरह का बेस तैयार करता है अगले कैटेगरी के लिए। तो इसी तरह से ये कैटेगराइजेशन चलता जाता है और हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से उनको क्लासीफाई कर पाते हैं, है ना। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप होल हायरार्की। हायरार्की मतलब श्रेणी होता है, फ्रॉम हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर और लो ऑर्डर टू हाई ऑर्डर ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये हायरार्की जो बनेगा उनमें म्यूचुअल रिलेशन क्या है, आपस में क्या रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उनमें आपस में उनका कैसा रिलेशन है, उसको आधार मान के हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। Nowadays, we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms। तो आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, यानी एक दूसरे संबंधित। क्योंकि हम लोग जब कोई भी ब्रॉडर कैटेगरी लेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे और उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन रहता है ना, फूड पे डिपेंडेंट या अदर चीज़ों पर। तो उन कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए ही क्लासिफिकेशन करना रहता है। और नेचर ऑफ द सेल इन ऑर्डर, किस तरह का उनका सेल है, उनका ऑर्डर क्या है, इन सब चीज़ों पर को ध्यान में रखते हुए ही क्लासिफिकेशन किया जाता है सारे ऑर्गेनिज्म का, है ना। कि उनका रिलेशन क्या है ऑर्गेनिज्म का, उनका सेल का नेचर कैसा है, सेल का फॉर्मेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों को। व्हाट आर सम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यूज फॉर हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। तो ये हायरार्कियल, ये जो श्रेणी बनाई जाती है लो ऑर्डर से हाई ऑर्डर तक या हाई ऑर्डर से लो ऑर्डर तक, यानी हाई ऑर्डर मतलब सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी, और फिर उससे जाते 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 बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे सबसे लो ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे, है ना। तो कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखा जाए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हम लोग प्रैक्टिकली देख पाते हैं। तो चलिए, ये जो पहला एग्जाम मतलब पॉइंट है या क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है, तो वो है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे पिछले चैप्टर्स में, सेल में यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल आप सभी जानते हैं कि ऐसा सेल होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी एक परफेक्ट सेल होता है और सारे फंक्शन वो करता है ना। तो सारे फंक्शन सेलुलर प्रोसेस कैरिड आउट होते हैं एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे एफिशिएंसी के साथ सारे सेलुलर प्रोसेस, सेल के अंदर होने वाले सारे प्रोसेस इसमें यूकैरियोटिक सेल में परफॉर्म होते हैं इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। और हर एक सेल अपना इंडिविजुअली सारा फंक्शन परफॉर्म करता है क्योंकि उसके सारे ऑर्गेनल, सारे रिक्वायर्ड पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। इसलिए ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक परफेक्ट न्यूक्लियस नहीं है, यानी डिमार्केटेड का मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, एक बाउंड्री ना हो। तो इस तरह के अगर ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस में है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो इस तरह का सारे सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका फीचर्स अलग रहेगा। तो फिर हम लोग उनको क्या करेंगे, अलग कैटेगरी में रख देंगे इस सेल को। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उनके सेल को स्टडी करना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म को, कि किसमें किस तरह का सेल पाया जा रहा है ना। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और सेल ऑर्गेनल में नहीं है, तो सारे बायोकेमिकल प्रोसेस उतने सिमिलर तरीके से नहीं करेगा जैसा कि यूकैरियोटिक सेल करता है। तो यूकैरियोटिक सेल का फंक्शन अलग रहेगा क्योंकि इसके सारे ऑर्गेनल हैं, जबकि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनल बहुत सारे नहीं है,
तो उसका बायोकेमिकल प्रोसेस जो सेल के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अदर जो, इन सबको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ये सारे ही अलग तरीके से होंगे क्योंकि दोनों ही सेल का फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिजाइन। और इस तरह से सेल का डिजाइनिंग जो है, सेल का शेप, साइज और अदर चीज़ें भी डिफरेंट रहेंगी, है ना। फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और न्यूक्लिएटेड जो सेल है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो क्या करेगा, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना भी सकता है, उसमें ये क्षमता है। दे टेक अप अ स्पेशलाइज फंक्शन। और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू बहुत सारे फंक्शन पर परफॉर्म करता है ना, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये इनमें क्षमता है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक में कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो इतना नहीं कर सकते। देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दो तरह के सेल हम लोग पढ़े, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, न्यूक्लियस उनका। और न्यूक्लियस होने की वजह से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से दोनों के फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे, दोनों की कैपेसिटी में, दोनों की क्षमता में काफ़ी अंतर आ रहा था। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जिसको आधार मान के हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरी में, है ना। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया क्लासिफिकेशन का। दूसरा क्या है, डू द सेल अकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर एंड दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। तो क्या सेल अकेले रह रहा है, सिंगली रह रहा है, तो सिंगल सेल अगर रहता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, है ना। और बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर। तो ये भी आप पढ़े होंगे। तो इनके ग्रुपिंग के आधार पर भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में पूरा बॉडी एक सेल का बना है, जैसे अमीबा, और किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर है ना। तो सेल्स दैट आर ग्रुप टुगेदर फॉर्म सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज। तो जहाँ पे सेल, बहुत सारे सेल ग्रुपिंग करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होता है। वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत कार्य करता है ना। यानी वहाँ अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। इन सच बॉडी डिजाइन ऑल सेल वुड नॉट बी आइडेंटिकल। और इस तरह के बॉडी डिजाइन में सारे जो सेल्स होते हैं एक जैसे नहीं रहेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शन के लिए उनका आकार, उनका जो अदर फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होता है। इंस्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स विल कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू बन जाते हैं ये स्पेशलाइज एक यूनिक फंक्शन करते हैं सब मिल करके, है ना। दिस मेक्स अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया और एक आधार हो गया जिसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट एन अमीबा एंड अ वर्म आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिजाइन। और इसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एक कीड़े से। जो कीड़ा होता है उसमें कई सारे सेल, हजारों लाखों सेल्स होते हैं, है ना। तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है उनके बॉडी डिजाइन में। अमीबा का शेप अलग होता है, वर्म का अलग, क्योंकि उनके में सेल की संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ सेल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनको कैटेगराइज करने का। तीसरा फैक्टर क्या है या क्राइटेरिया क्या है, डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड। क्या ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड। क्या अपना फूड बनाने में सक्षम है कुछ ऑर्गेनिज्म, या दूसरे से वो ले रहे हैं, आउटसाइड से ले रहे हैं फूड, है ना। तो इसके बेसिस पे भी क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इसके बेसिस पे क्या कैटेगराइजेशन होगा, प्लांट और एनिमल, है ना। कि प्लांट जो है खुद अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जबकि एनिमल दूसरों से लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें भी है, जैसे कि यूग्लिना एक एनिमल है जो एनिमल होते हुए भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट ओवरऑल एक कैटेगराइजेशन के लिए ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना फूड खुद बना रहा है, और कौन दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। अगर मान लीजिए इसी पॉइंट को, ये दो पॉइंट सब मतलब इसी के दो और पॉइंट बनाए हैं इसी पॉइंट का। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है,
तो उसको क्या बोलेंगे, वो प्लांट के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लगभग सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस तो एक बड़ा कैटेगरी हो गया है ना, जिसके बेसिस पे हम लोग प्लांट को कैटेगराइज कर दिए। अब प्लांट के अंदर कितने तरह के प्लांट है वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सभी कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, उनका बॉडी किस तरह से बना हुआ है। इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उनको प्लांट्स को भी फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और इसी पॉइंट में अगर देखें कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस या अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं वो क्या रहेंगे, एनिमल, है ना, यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म। हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडीज डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि अगर अपना फूड वो बना नहीं पा रहे तो फिर वो फूड लेने के लिए उनका बॉडी का शेप साइज किस प्रकार का है, कम्प्लीटली वो डिफरेंट तो होगा ही प्लांट से। तो इन फीचर्स को हम लोग देखेंगे, किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से फूड को खाते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, या सारे एक ही जैसे से चलते हैं या एक ही तरह से अपने फूड का कैप्चर करते हैं। तो इन सब के बेसिस पे, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग हर एक एनिमल को भी फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो सेलुलर लेवल पर हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। वी कैन सी दैट इवन इन दिस फ्यू क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड हायरार्की डेवलपिंग। तो हम लोग अभी जो ये पॉइंट्स पढ़ रहे थे, क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर सकते हैं, ये भी एक तरह का हायरार्की क्रिएट कर रहा है। हायरार्की यानी श्रेणी, क्योंकि हम लोग सेल से स्टार्ट किए थे और बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पर आ गए थे कि कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कौन खुद का फूड बना रहा है, कौन फूड दूसरे से ले रहा है ना। तो एक सेलुलर लेवल से बड़े लेवल तक, ऑर्गेनिज्म के लेवल तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो एक हायरार्की बन गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिजाइन, बॉडी का डिजाइन कैसा है, शेप साइज कैसा है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है क्लासिफिकेशन का प्लांट के लिए, है ना। प्लांट के अलग अलग जो बहुत सारे तरह के प्लांट हैं उनका बॉडी डिजाइन क्या है, विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्लासिफाइंग एनिमल। जो प्लांट को या ट्री को क्लासिफाई करना है तो उसका जो प्लांट का बॉडी का शेप साइज होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एनिमल से, जैसा कि हम लोग सभी देखते हैं, है ना। तो एनिमल और प्लांट को तो एकदम कंपेयर ही नहीं किया जा सकता उनके बॉडी शेप पे। दैट्स वाई इनको सेलुलर लेवल पे या ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही क्लासीफाई कर दिया जाता है। दिस इज बिकॉज द बेसिक डिजाइन आर डिफरेंट। प्लांट और एनिमल का बेसिक डिजाइन जो है, बॉडी का फॉर्म है, कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है वो कैसे फूड बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है कि जिसकी हेल्प से वो अपना फूड बना पाए, और एनिमल का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है कि वो किस तरह से फूड को एक्वायर कर पाए, कैप्चर कर पाए, है ना। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। देयरफॉर दिस डिजाइन फीचर हैविंग अ स्केलेटन, जैसे कि इस जो बॉडी शेप है, डिजाइन है, उसमें क्या आ सकता है, जैसे स्केलेटन होता है ह्यूमंस में, मतलब एनिमल्स में, और प्लांट्स में अदर जो टिश्यू होते हैं, कुछ वुडन पार्ट होते हैं, जाइलम फ्लोएम टिश्यू। तो ये सारे जो हैं अल्टीमेटली क्या करते हैं, एक बेस तैयार करते हैं जिसमें और प्लांट को और एनिमल को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं फर्दर, है ना। तो सब ग्रुप तभी बनेगा जब मेन ग्रुप बनेगा, और मेन ग्रुप के बाद हम लोग अलग अलग फीचर्स को स्टडी करेंगे और उनके फिर छोटे छोटे सब ग्रुप्स करेंगे, यानी उसके नीचे भी हम लोग बहुत सारी कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके फंक्शनिंग के बेसिस पे, उनके बॉडी का पार्ट्स जो है किस तरह का है, किस तरह का फंक्शन करता है, इसके आधार पे हम लोग उनके फर्दर कैटेगरीज भी कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। कि क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, कैटेगराइजेशन जो कर रहे हैं, और इवोल्यूशन मतलब होता है कि एक टाइम चेंजिंग प्रोसेस, टाइम के साथ जो डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होता है किसी भी लिविंग फॉर्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। और ये मतलब एक लंबे समय पे होने वाला चेंज है, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, किस तरह से क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन की हेल्प से भी किया जा सकता है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।